गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना चल रहा था ब्लड का टॉपिक। ब्लड में अपने ने पढ़ा था रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल का मैंने बताया था कि इसकी वजह से ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है ना। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम था? व्हाइट ब्लड सेल थी अपने ब्लड की, अपने शरीर की आर्मी। आर्मी से मेरा मीन था कि वो फाइट करती है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से अपने अंदर आते हैं उनसे। अपनी शरीर की रक्षा करती है, फाइट करती है। उसके भी अलग अलग टाइप थे, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट में उसको डिवाइड किया था। फिर ग्रेनुलोसाइट में था न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना। और एग्रेनुलोसाइट में अपने ने दो लिखे थे, क्या था? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर अपने ने पढ़ा था प्लेटेलेट के बारे में। प्लेटेलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटेलेट्स का मतलब है कि वो कोशिकाएं जो इन बाकी कोशिकाओं को बाउंड करती हैं, बांधती हैं। रेड ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को और अपने आप को थ्रोम्बोसाइट बांध के ये रक्त के थक्का बनाने के काम को सुचारू रूप से करती है। कभी देखना कि डेंगू का पेशेंट होगा, उसमें कैसे पता चलेगा कि खतरा कब रहेगा कि प्लेटलेट का काउंट है वो एकदम कम हो जाएगा। एकदम कम हो जाएगा तो बोलने लग जाएंगे जनरली लैंग्वेज में कि खून का पानी बनने लग गया, अब उसका थक्का वगैरह नहीं जमता। कहते हैं ना कि डेंगू के अंदर डिस्प्रिन वगैरह नहीं देना है। एस्प्रिन का क्या रोल है कि वो खून को पतला करती है। पहले से ही उसमें थ्रोम्बोसाइट कम जा रही है, खून पतला है, और उस पे से अपने एस्प्रिन अगर दे देंगे तो फिर और पतला हो जाएगा। और अगर ये गाढ़ी हो, ज्यादा हो जाए इसकी संख्या, तो खून हो जाएगा गाढ़ा, फिर अटैक वगैरह की संभावना रहती है। तो ये सब हमने कर लिया था और उसके आगे अपने को लिखना था। हेडिंग शायद मैंने नहीं डलवाई थी, फिर से आप लिख लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना स्टार्ट करो। रक्त कोशिकाओं का निर्माण एवं उनका विकास। अब इसके नीचे लाइन डाल दो, अंडरलाइन कर दो, इसको एक हेडिंग, सब हेडिंग का रूप दे दो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी लिख लो। हेमेटोपोइसिस। स्पेलिंग लिखना HEMATOPOIESIS। हेमेटोपोइसिस। कर दीजिए, क्या कर रहे हो बेटा? रिपीट कर दीजिए स्पेलिंग। हाँ कर रहा हूँ बेटा। HEMATOPOIESIS। अब इसके अंदर लाइन से लिखना हेमेटोपोइसिस एक मेडिकल टर्म है जिसको रक्त या रक्त कोशिकाओं एवं उनके विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पहरे से लिखना मानव शरीर में
ब्लड वेसल्स में ब्लड एवं ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। अंकित मालवीय बेटा क्या हुआ, हैंड राइज कैसे कर रहे हो आप, कुछ पूछना है? नो सर, थोड़ा पीछे रह गया था मैं। पूछो, मैं रिपीट करता हूं। सर एक बार। हाँ जी सर। मानव शरीर में ब्लड वेसल्स में ब्लड एवं ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं अपने को। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल्स और थर्ड है प्लेटेलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटेलेट्स की स्पेलिंग सुन लो, जिन बच्चों को नहीं आ रही है लिख लो, PLATELATES, प्लेटेलेट्स। थ्रोम्बोसाइट की बोल रहा हूं, THROMBOCYTES, थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसके अंदर लिखना नीचे लाइन से, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण रेड बोन मैरो MARROW मैरो के द्वारा होता है, जो लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स FLAT फ्लैट बोन्स तथा इर्रेगुलर IRREGULAR इर्रेगुलर शेप्ड बोन्स में पाया जाता है। अब किसी ने कोई हड्डी देखी हो कभी तो याद करो, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो या रास्ते में कहीं पड़ी मिल गई होगी या अपने ने किसी नेट वगैरह पे देखा होगा। हड्डी होती है जो, उसके बीच में क्या है कि रेड सा होता है, हड्डी के बीचों बीच जो नली होती है उसमें रेड रेड सा दिखाई देता है अपने को। यहां पे उसकी बात हो रही है, उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। आगे लिखना नेक्स्ट लाइन से, जन्म के समय रेड बोन मैरो, जन्म के समय रेड बोन मैरो शरीर की सभी अस्थियों में पाया जाता है तथा उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये
कुछ ही अस्थियों में कुछ ही अस्थियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि छोटे बच्चों में जन्म के समय ब्लड है वो शरीर की कौन कौन सी अस्थि से बनता है, तो उसमें अपने लिख सकते हैं कि सारी, क्योंकि उसमें एवरी बोन के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बट जब हम अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो सब में ये रेड बोन मैरो नहीं रहता है, अपने शरीर की कुछ ही हड्डियों में ये रेड बोन मैरो रहता है। उसका एग्जांपल लिख लो, जैसे स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम, दोनों पसलियों के बीच में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। अगला लिखो रिब्स, RIBS, रिब्स, पसलियां होती है जो अपनी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। तथा वर्टिब्रल कॉलम, स्पेलिंग लिखना VERTEBRAL, वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN इत्यादि में। अब नेक्स्ट लाइन से लिखना, रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो कि कई प्रकार की होती हैं, किंतु ब्लड के निर्माण में केवल प्लूरिपोटेंट, स्पेलिंग लिखना PLURIPOTENT, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, STEM, स्टेम सेल्स ही भाग लेती हैं, जो आगे मल्टी पोटेंट, मल्टी पोटेंट, POTENT, पोटेंट स्टेम सेल्स का निर्माण करती हैं। आगे लिखना, ये मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य करती हैं। आगे लिखना, रक्त निर्माण की क्रिया में केवल वही मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स भाग लेती हैं, जो कि
हीमेटोपोइसिस के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। अतः रक्त की सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण इस मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, ये स्टेम सेल्स आगे की ओर कोशिका विभाजन की दो श्रृंखलाओं में बंट जाती है, जिन्हें माइलॉइड MYELOID माइलॉइड श्रृंखला और लिम्फोइड LYMPHOID लिम्फोइड श्रृंखला कहते हैं। आगे लिखना, आगे की ओर माइलॉइड श्रृंखला मेगा कैरियोसाइट KARYOCYTE कैरियोसाइट तथा इरेथ्रोइड ERYTHROID इरेथ्रोइड माइलॉइड प्रोजिनेटर PROGENITOR प्रोजिनेटर सेल्स में बंटी होती है। नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे का लिखेंगे और अपनी जो ये क्लासेस हैं इनके वीडियो YouTube के ऊपर भी अवेलेबल होंगे, तो आप इनको दोबारा भी देख सकते हो। कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों क्लास में और प्रेजेंट हों। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अपने नेक्स्ट डे करेंगे।